हम पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश। यदि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिका कहते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर, बहुत सारे कण से मिलकर बना है प्रकाश, जिसे कणिका कहते हैं। ये किसका कहना था? न्यूटन साहब का कहना था। प्रकाश जो है ना बहुत सारा कणों से मिलकर बना था, जिसे क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। इसका कहते हैं 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और क्या कहते हैं? आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया 1905 ईस्वी में। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए उसे क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। कितना में? तो 1921 में व्याख्या किया 1905 में आइंस्टीन ने, और नोबेल पुरस्कार उसे कितना मिला? 1921 ईस्वी में उन्हें कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार मिला। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया गया। और कण गुण को किसके द्वारा सिद्ध किया गया है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया गया। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, हाइजीन के अनुसार प्रकाश तरंग है। अब देखिए न्यूटन चाचा कुछ और बात बोले, और ये जो है हाइजीन चाचा जो है, हाइजीन एक वैज्ञानिक थे, तो हाइजीन चाचा जो है इसके अनुसार प्रकाश तरंग है। अब देखिए मामला यहाँ पे ये फंसा, इनके अनुसार क्या हुआ? प्रकाश, इनके अनुसार प्रकाश तरंग है। यंग के व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया गया। और ये तो बोल दिए, ये हाइजीन जो बोल दिए, हाइजीन के अनुसार क्या बोले? हाइजीन जो प्रकाश जो है ना सो तरंग है, और ये सिद्ध नहीं कर पाए। और इसको सिद्ध कौन किए? ये यंग साहब जो हैं ये बोले, यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग को गुण साबित कर दिया, तरंग गुण को साबित किया। और ये किसके सहायता से? तो व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया यंग। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। आजकल बोलते हैं आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? कण। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और गुण अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। क्या चीज़ है? आधुनिक विचारधारा प्रकाश कण और तरंग दोनों है। जैसे रोमर ने सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया। किस में? निर्वात में वेग का पता लगाया। कितना ईस्वी में? 1676 ईस्वी में। कौन? रोमर साहब जो है 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश वेग का पता लगाया। निर्वात में मतलब खाली जगह जहाँ हवा न हो, शून्य, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोलिए या पारदर्शी बोलिए। ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, जो आर पार देखा जा सके। प्रकाश आर पार जाएगा। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? प्रकाश आर पार जाएगा। और ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है? अर्ध पारदर्शी, इसमें प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। और ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट में तो प्रकाश आर पार जाएगा, ट्रांसलूसेंट में अंश तो कुछ भाग जाएगा, और ओपेक में तो साफ ही मतलब नहीं जाएगा। जैसे हम इसको देखिए आपको समझा रहे हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या बोला था? ट्रांसपेरेंट जैसे ये हुआ, ये शीशा है, ट्रांसपेरेंट है, ये शीशा है ना, ये शीशा जैसे ये शीशा है, इसके अंदर वाले भाग को हम देख सकते हैं। इसमें प्रकाश नहीं जाएगा, इसमें प्रकाश जाएगा। और ये जो हुआ ना, ये ट्रांसलूसेंट हुआ, अंश था, इसमें कुछ प्रकाश भाग जाएगा। जैसे इतना फोकस में गया ना, इसमें हल्का हल्का दिखेगा। और ये जो है ना, ये ओपेक, इसमें साफ ही नहीं जाएगा, इससे कुछ निकल भी नहीं पाएगा, यहीं तक रह जाएगा प्रकाश। तो ये बोलता है ट्रांसपेरेंट में प्रकाश आर पार जाएगा, ट्रांसपेरेंट में प्रकाश पूरे जाएगा। ठीक है, देखिए जिसे हम आपको समझा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट में प्रकाश जाएगा। जैसे ये देखिए, जैसे आप यही ले लीजिए, देखिए ट्रांसपेरेंट है, प्रकाश आर पार जा रही है, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये पूरा फ्रेश दिखेगा। ठीक है। और ट्रांसलूसेंट होता है, इसमें जो अंश तक कुछ भाग जाएगा। और ओपेक मतलब साफ ही नहीं जाएगा, प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। अब चलिए यहाँ से प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन क्या है?
जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जैसे इस प्रकार से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आप बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में, मतलब प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन। सीधी बात, प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता, गति और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती है। तरंगदैर्घ्य का आवृत्ति नहीं बदलता है इसमें। परावर्तन के नियम। अब परावर्तन का नियम क्या बोलता है? सो देखिए, बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या ये परावर्तन का नियम है? परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, जिसे क्या कहते हैं? परावर्तन। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसमें क्या होता है? आपतन कोण, जैसे ये कोण है, ये कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण जितना होगा उतना ये भी होगा। जैसे ये अगर हो गया 45 तो ये भी होगा 45। अब इसके कुछ तथ्य दिए गए हैं, देखिए। मतलब प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज जो है किस पे काम करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर। परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय गेज कार्य करता है। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं। पेरिस्कोप ऐसे होता है, देखिए। पेरिस्कोप ना, जैसे ये होता है, पेरिस्कोप हो गया ये, देखिए ये हो गया आपको पेरिस्कोप, इसे बोलते हैं हम पेरिस्कोप। यहाँ एक होल, यहाँ एक होल, ठीक है। अब यहाँ पे दो शीशा लगल रहता है, समतल दर्पण। देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पे लगल होगा और ऐसे करके यहाँ पे लगल होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ देखिएगा, ठीक है। ये हो गया आँख। अब यहाँ से कुछ देखिएगा ना, तो यहाँ जो वस्तु होगा ना आपको दिखेगा। तो पेरिस्कोप इसी को बोलते हैं। इसका यूज हम क्या करते हैं? जैसे सैनिक करते हैं, किसी गड्ढे में छुप के ऊपर बाहर देखने के लिए। और बहुत सारा में इसका यूज किया जाता है। जैसे हम कहीं युद्ध में भी किया जाता है, जैसे हम कहीं सेफ्टी जगह छुपे हैं और देखना उस साइड कौन है, या कहीं पत्थर चट्टान की साइड हम हैं और देखना पहाड़ी की उस साइड कौन है, या किसी घर में हैं, किसी घर के दीवार के पीछे छिपे हुए हैं और देखना है जो दीवार के उस साइड कौन सा। तो ये पेरिस्कोप इसी में काम होता है। इधर से देखिएगा, ये लगा रहता है दर्पण, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बनेगा, इसे यहाँ पे ये दिखा देगा। इसी को कहते हैं पेरिस्कोप। इसमें दो शीशे लगल रहता है, दो शीशा लगल रहता है। इसका क्या होता है? समतल दर्पण। तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण होता है। पेरिस्कोप में क्या होता है? समतल दर्पण। पेरिस्कोप के समतल दर्पण 45 डिग्री पर होते हैं। और ये जो हम आपको बोले जिसमें दो समतल दर्पण, ये कितना डिग्री पर लगा रहता है? 45 डिग्री पे। ये आपको ये 45 डिग्री पर इसे झुका के लगाया जाता है। प्रकाश का किसी चमकीले सतह पर आपतित होना नियमित परावर्तन कहलाता है। और क्या बोलता है? देखिए, प्रकाश का किसी सतह पर चमकीले सतह से आपतित होना। प्रकाश जो है किसी सतह पर चमकीले सतह से आपतित जो होता है ना, उसे क्या कहता है? परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे दिए गए चित्र के अगर XY यहाँ पे समझाया गया, देखिए जैसे ये है। अब यहाँ से जो प्रकाश आएगा ना, यहाँ से प्रकाश आएगा और इस सतह से टकराएगा, तो सेम जितना इसका कोण होगा उतना ही इसका भी होगा। अब क्या होता है? चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए चांदी दर्पणों पर चांदी का कलई की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक बोलिए, और सबसे बेस्ट तो चांदी है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? चांदी। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक चांदी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दर्पण के चांदी। अरे इसलिए इसे दर्पण पर चांदी की कलाई की जाती है, इसलिए इसे दर्पण पर चांदी के। पीछे में देखिएगा, जैसे ये दर्पण है ना, ये दर्पण है शीशा, इसके पीछे में देख लिए ये दिख रहा है अंदर में, इसको तो नहीं खोलेंगे, खोलने वाले इसके अंदर में ना चांदी कलाई गई। इसमें ओरिजिनल तो नहीं है, इसमें नहीं कहे, जो महंगा आता है ना उसमें चांदी कलाई की जाती है। अब बता समतल दर्पण प्लेन में। समतल दर्पण मतलब हुआ प्लेन मिरर। समतल दर्पण यही था जैसे अभी हम आपको दिखाएं, एक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब दिखाता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में क्या होता है?
तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। और समतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी समान होती है। बोलता है समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनती है। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु के लंबाई की आधी लेनी होगी। किसी वस्तु का पूरी लंबाई देखेंगे ना, जैसे यही है, इसका जो पूरी लंबाई देखेंगे ना, तो ये वस्तु का जितना बड़ा ये वस्तु है उसका आधा दर्पण लेना होगा। यही बोल रहा है इसमें, कहता है किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु के लंबाई की आधी लेनी होगी। दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी लेनी होगी, तब इसमें पूरा हम देख सकते हैं। तो पूरा देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता प्रतीत होगा। बोलता है अगर कोई व्यक्ति जितने स्पीड से दौड़ेगा ना उसका दुगुना उसमें प्रतिबिंब दिखाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है v मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है, जैसे दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब ना, वो तो उसमें अपना प्रतिबिंब 2v सीधे दुगुना हो जाए, दुगुना वेग से दौड़ता प्रतीत होगा। जैसे दर्पण है ना, जैसे देखिए दर्पण है, अगर इस दर्पण में ना हम इधर से 2v के वेग से जा रहे हैं ना, तो ऐसे हम जा रहे हैं ना तो उसको इसका डबल इसमें दिख रहा होगा। जी इसका डबल देखिए, ये जैसे दिख रहा होगा इसका डबल प्रतीत हो रहा है ना, जो हमसे पहले यही आ रहा है, ये हो गया। फिर बोलता है देखिए अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं, क्या बोलता है, समतल दर्पण को किस कोण से, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। अगर समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तन किरण जो होगा या परावर्तित किरण जो होगा सो कितना थीटा कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर है तो क्या बोलता है, अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या विषम होगी। क्या बोल रहा है, अगर कोई दो समतल दर्पण होगा ना, तो कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर हो, एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या विषम होगी। थीटा कोण पर होगा ना विषम होगी, थीटा कोण पर होगा तब विषम होगी। मतलब जैसे दो दम समतल, जैसे सैलून वगैरह में देखिएगा सामने रहता है तो उसका प्रतिबिंब फेस टू फेस रहेगा तो अनंत दिखेगा। जैसे यही है, एक और शीशा रहता, ये दोनों में डाल देते तो यहाँ पे अनंत दिखते, हाथ दिख रहा है ना, इसे शीशा अनंत दिखता, और ऐसे रहता है ना तो इसमें विषम दिखता। दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिसके द्वारा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। अब ये क्या बोले, दुगो समतल है, दुगो दर्पण है, दुगो समतल दर्पण को ना आमने सामने रखिएगा ना ऐसे, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना अनंत प्रतिबिंब, इसमें भी बनेगा, उसके अंदर ऐसे प्रतिबिंब अनंत प्रतिबिंब। जैसे आप देखिए होगा सैलून वगैरह में, यहाँ पे एक दूसरे के सामने रहता है, उसमें देखिएगा अपना चेहरा तो अनंत तक दिखेगा चेहरा, एक चेहरा से बहुत सारा अधिक चेहरा दिखेगा आपको। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। पहले बोले थे यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग बंकर के अंदर छुपकर या समुद्र के अंदर छुपकर या युद्ध करने के लिए किया जाता है। इससे पहले बोले पेरिस्कोप का जो उपयोग है सो क्या, बंकर के अंदर, कोनो गड्ढा के अंदर या समुद्र के अंदर, पानी के अंदर में भी रहेंगे, पानी के ऊपर से देखना है यहाँ पे कौन सा दुश्मन है या क्या है, तो पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। और दूसरी बात, और क्या होता है, युद्ध में भी किया जाता है इसका उपयोग छुपकर। समुद्र, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट अच्छा है, बोल रहा है कि समुद्र नीला दिखाई देता है, समुद्र जो है नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य से सफ़ेद प्रकाश पानी के अणुओं पर गिरता है, समुद्र जो है नीला दिखाई देता है। क्यों? जब सूर्य का सफ़ेद प्रकाश पानी के अणुओं पर गिरता है तो केवल नीला रोशनी परावर्तित होती है। सूर्य का सफ़ेद प्रकाश जो है ना पानी के अणुओं पर गिरता है तो उसमें क्या है, केवल नीला रोशनी जो है ना, नीला रोशनी परावर्तित होती है, परावर्तित और बिखरती है और हमेशा आंखों तक पहुंचती है। नीला, देखिए समुद्र का रंग वैसे पानी होता है, पानी आसमान के ऊपर से है, आसमान उसमें दिखते रहता है, तो नीला हुआ। जैसे ही प्रकाश सूर्य का सफ़ेद प्रकाश पानी पे पड़ता है ना,
सूर्य का सफ़ेद अणु पानी पर पड़ता है तो केवल नीला रोशनी ही परावर्तित होती है, जिससे हमें क्या होता है, तो समुद्र नीला दिखाई देता है। तो अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण तरंगदैर्घ्य और अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। अणु द्वारा प्रकाश का अवशोषण किस पे निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य और अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। एक अणु तरंगदैर्घ्य प्रकाश को या तो वस्तु के आकार के क्रम के बराबर या उसके अधिक अवशोषित करता है। एक अणु तरंगदैर्घ्य प्रकाश को या तो वस्तु के आकार के क्रम के बराबर या उससे अधिक अवशोषित करता है। देखिए अब ये आ गया, जैसे लाल नारंगी और पीले नारंगी की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, वे पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित हो जाती है। अब लाल नारंगी और पीले नारंगी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वे पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित हो जाती है, क्योंकि वो पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित हो जाती है इसमें। जबकि नीले रंग की छोटी तरंगदैर्घ्य बिखर जाती है। इसमें क्या होता है, जबकि नीले रंग की छोटी तरंगदैर्घ्य उसमें बिखर जाती है। अब बोल रहा है यदि कोई समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो विषम होगी। तभी ये बोले थे, देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हो, 90 डिग्री के कोण पर झुके होगी तो उनके बीच प्रतिबिंब, तो 90 डिग्री की 360 पूरा हो गया, उसमें 90 डिग्री झुका दिए। देखिए हो गया आपके सामने। कहता अगर कोई, ये तो सवाल हो गया गोलीय दर्पण। अब देखिए यहाँ पे है गोलीय दर्पण। दर्पण दो तरह का था, अभी तक हम पढ़े दर्पण। अब दर्पण जो है दो तरह का होता है, एक होता है अवतल और उत्तल, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ये रेखा देखिए, अब इसमें बोल रहा है जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखिए बोल रहा है रेखा वस्तु की स्थिति जब अनंत पर होगा, वस्तु की स्थिति अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या फोकस पर होगी। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, फोकस पर होगी। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, फोकस पर होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये है अपवर्तनांक। ये क्या है, अपवर्तनांक मतलब रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन किसे कहते हैं, तो बोलता है जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश हाँ ये क्या बोल रहे थे, जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर जाता है। अब देखिए ये क्या बोलता है, जब प्रकाश ना सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा ना तो अविलंब से दूर भागेगा। जैसे देखिए, जैसे ये हुआ विरल माध्यम जिसमें कुछ नहीं, जैसे ये देखिए ये इसके अंदर से जो पानी भरल है ये सघन माध्यम है, ठीक, ये विरल है। अब क्या बोला है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर जाती है, अविलंब से दूर जाती है। ये हो गया विरल माध्यम। प्रकाश में प्रवेश करेगा, ये गया प्रकाश, और अब देखिए ये हो गया आपका अभिलंब मान के चलिए। ठीक, इधर से आया, अब ये है विरल माध्यम। विरल माध्यम से जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर जाता है। तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम से, ये हो गया सघन माध्यम, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर भागता है, अविलंब से
अविलंब से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, अविलंब से दूर जाती है स्थिति, क्या करता है, अविलंब से दूर जाता है, अविलंब से दूर, ये अविलंब की ओर, जबकि इसका सीधा पॉइंट ये होना चाहिए था, ये होता है इसका सीधा पॉइंट, क्योंकि इधर। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, अविलंब की ओर, इधर की ओर मुड़ेगी, और जब इधर से इधर जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। ठीक नोट, अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होते, जबकि अन्य चीज़ें बदल जाती है। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्या होता है, अन्य चीज़ें बदल जाती है, जैसे आयाम, वेग और तरंग दैर्घ्य, ये सब बदल जाती है। अपवर्तनांक, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्घ्य माध्यम में प्रकाश के वेग या तरंग दैर्घ्य को बट्टे में नहीं होते। ठीक है, अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। अब क्या बोलते हैं, ये अपवर्तनांक की सहायता से, किसकी सहायता से, तो अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम में सघनता या विरलता का पता चलता है। किसी माध्यम में सघन है या विरल, ये अपवर्तनांक की सहायता से पता चलता है। अपवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ जाता है। अपवर्तनांक बढ़ने से क्या होता है, तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ जाता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल कम जाती है। और क्या होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल कम जाती है। अपवर्तनांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक क्या है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर क्या होता है, माध्यम सघन होता है। जितना ज़्यादा अपवर्तनांक रहेगा माध्यम सघन होगा, और विरल में कम अपवर्तनांक होता है। जितना कम अपवर्तनांक होगा समझिए माध्यम विरल है। माध्यम और अपवर्तनांक, जैसे निर्वात में माध्यम, निर्वात में अपवर्तनांक क्या होता है, शून्य। हवा का अपवर्तनांक 1.0008 होता है। जल में अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। बोल रहा है यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरे में उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी। और हीरे का अपवर्तनांक कितने 2.42 होगा तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए, तो ई अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है। ठीक है, इसका 2.42 हो गया, कितना अपवर्तनांक 3 × 10⁸ और किस में पूछ रहा है, तो हीरे में प्रकाश का वेग। तो हीरे में प्रकाश का वेग कितने हो जाएगा, ये बटा ये, इसको काट दीजिए, इसको इधर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा बाय में। अब इसको काट फट के मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अपवर्तनांक का नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा एक निश्चित राशि होती है। क्या कहता है, आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक निश्चित राशि होती है। अर्थात साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू आर बाय म्यू आर बट्टा म्यू आई बराबर म्यू। इसे सीलेंस का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सीलेंस का नियम कहते हैं। यदि पहले माध्यम को 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक 1μ2 से प्रदर्शित किया जाता है। क्या बोल रहा है, यदि पहले माध्यम को, अगर पहला माध्यम को 1 से तथा दूसरा माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक क्या होगा, 1μ बट्टा 1μ2 से प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार जैसे साइन आई बट्टा साइन आर, तो क्या हो गया, म्यू आर बट्टा म्यू आई बराबर क्या हो गया, μ2। यदि 3 माध्यम 1, 2 व 3 हो तब क्या होगा, तो μ1 2 गुने μ2 3 गुने μ3 1 बराबर 1। अब क्या कहते हैं, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसके कारण अपवर्तन के कारण पानी में डूबा आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, और पानी में तैरती मछली ऊपर प्रतीत होती है। तारों पर टिमटिमाता सुबह, तारों का टिमटिमाना अपवर्तनांक के कारण, ये सब किसके कारण, अपवर्तनांक के कारण होता है।
तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखा होना अपवर्तनांक है। सूर्योदय के समय कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई पड़ना। कहते सितारों के चमकने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है, जो अपवर्तनांक के कारण होता है। सितारों का चमकना, तारों का जो बोलते हैं ना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण, तो तार टिमटिमाते हैं किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन जो अपवर्तनांक के कारण होता है। कहते कितना धसा हुआ प्रतीत होगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, क्या होता है, जब प्रकाश न सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो किसके, अविलंब से दूर भागेगी। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान, एक आपतन कोण बोलता है, एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ऐसे आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये फिगर हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, अपवर्तन कोण रिफ्लेक्शन 90 डिग्री। जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या बोलता है, जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है, क्रांतिक कोण से बढ़ाया तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। स्नेल के नियम ये है, म्यू आई बटा साइन आई बटा यू आर साइन, ये स्नेल का नियम है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके बाद हीरे का चमकना। देखिए, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम, क्या बोल रहा है, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है। सबसे कम हीरा के लिए लगभग 24 डिग्री। हीरे का चमकना किसके कारण, तो इंडोस्कोप, आंतरिक अंगों की जांच में, दूर संरचना में मृग मरीचिका का बनना, दूर संचार, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुने हैं। ऑप्टिकल फाइबर आजकल ना सबसे ज़्यादा अथी हो रहा है। जैसे पहले नेट का प्रॉब्लम होता था, नेटवर्क नहीं है, ये नहीं था, अब ऑप्टिकल फाइबर चारों मतलब दिशाओं में फैलाया जा रहा है। इसका यूज ज़्यादा होता है। अब इसको सरकार भी मान्यता दे दी, इसको फैलाया जाता है। कांच के चटक जाने पर इसकी चादरों का चमकीला दिखाई देना मरीचिका के बनने का सहायक कारक है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारक है। प्रिज्म, ये प्रिज्म हुआ, ठीक है। किन्हीं दो समांतर समतल पृष्ठों के बीच स्थित प्रदर्शित माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या बोलता है, किन्हीं दो समांतर समतल पृष्ठों के बीच, दो समांतर समतल पृष्ठों के बीच प्रदर्शित माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कहता है जिन असमांतर पृष्ठों से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपवर्तन पृष्ठ तथा इसके बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत कोण के बीच कोण के विचलन कोण कहते हैं। इसे 8 से निरूपित किया जाता है। इसे किससे, इसे 8 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इससे यू, मतलब यही है ना, जिससे 8 से निरूपित किया जाता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का विचलन कोण तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसमें 2 बार अपवर्तन का घटना होता है। इसमें 2 बार अपवर्तन का घटना होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.65 होता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जिसको इसको याद रखने के लिए कौन सा, तो बै आ नी ह पी ना ला, जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण आधार की ओर जाता है। देखिए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आधार की ओर जाता है, मतलब आधार नीचे की ओर। देखिए, नीचे सबसे बैगनी है,
बैंगनी और की ओर सबसे ज़्यादा होता है। ये लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण ऊपरी ओर जाता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए ये सबसे ऊपर में रहता है। ठीक है। और श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान गति से चलते हैं, और श्वेत प्रकाश का सभी रंग क्या होता है, समान गति से चलता है। प्रिज्म में से कितना रंग निकलता है श्वेत प्रकाश डालने के बाद? 7 रंग। पहले देखिए, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग मिलकर सारा रंग बनता है। ठीक है। और ये प्रकाश का मतलब क्या कहते हैं, प्रिज्म से इसका निकलना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए, इंद्रधनुष का बनना। अब जानते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है? वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बिंदु से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्या होता है? तो वर्षा होता है, वर्षा होने के तुरंत बाद देखिएगा ना, वर्षा होने के तुरंत बाद तो आपको आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखेगा। ठीक है, जो 7 रंगों में विभक्त होता है। इस क्या होता है, तो इसके बूंद से होकर ना श्वेत प्रकाश गुजरती है, जिसमें 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है। परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है। इंद्रधनुष को देखने के लिए हमें सूर्य के हमेशा अपोजिट खड़ा होना पड़ता है। जिधर सूर्य है उधर के पीठ देखिएगा ना, तब दिखेगा। मतलब इंद्रधनुष को देखने के लिए ना हमें अपोजिट खड़ा होना पड़ता है, सूर्य के अपोजिट। और यही कारण है कि दोपहर के समय हम इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं। और एक बात गौर कीजिएगा, दोपहर के समय में हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय में सूर्य जस्ट हमारे माथा के ऊपर होता है, और वहाँ पे तब हम कैसे अपोजिट देखेंगे? हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो इंद्रधनुष को देखने के लिए हमें सूर्य की तरफ पीठ करना पड़ता है, और जब सूर्य की तरफ पीठ करेंगे तब ना इंद्रधनुष देखेंगे। दोपहर के समय में सूर्य हमारे माथा के ऊपर रहता है, तो हम उधर जो पीठ करेंगे तो नीचा देखेंगे, नीचा में इंद्रधनुष हमें दिखेगा नहीं। थैंक यू दोस्त, जो हमसे गलती होगा उसे माफ़ कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।